हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन अन अकेडमी लाइव एसएससी एग्ज़ाम्स। तो देखिए, मैं हर दिन आपके लिए एक छोटे छोटे टॉपिक्स लेकर आता हूँ जो कि जीएस से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि मैंने आपके साथ ग्रीन एवोल्यूशन का डिस्कशन किया, उसके बाद कल के पार्ट में मैंने आपसे बुद्धिज़्म से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन थी आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी। तो आई होप मेरे वो सेशंस आपको पसंद आए होंगे, और अपनी इस सीरीज़ को ही कंटिन्यू करते हुए मैं यहाँ पर आपके साथ एक और पार्ट डिस्कस करूँगा जहाँ पर हम राइज़ ऑफ मगध की बात करेंगे कि मगध पिक्चर में कैसे आता है, मगध का राइज किस तरीके से होता है, कौन कौन सी डायनेस्टीज़ थी जिन्होंने वहाँ पर रूल किया, और किस तरीके से मगध को माने जाना लगा कि ये एक ऐसा एरिया साबित होगा आने वाले हिस्ट्री में कि यहाँ पर सबकी निगाहें जुड़ी होंगी। तो ये कुछ मेरे बारे में जानकारी। माय नेम इज़ रॉबिन। मैं अपने सेशन को स्टार्ट करूँगा। आई होप आपको ये सेशन उतना ही फ़ायदेमंद लगेगा जितना बाकी के सेशन मैंने आपके लिए बनाए थे। सेशन पसंद आता है तो आप लाइक ज़रूर करें सो दैट कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं अपनी सीरीज़ को इन छोटे छोटे पार्ट में तोड़कर आपके लिए लाता रहूँ। तो स्टार्ट करेंगे राइज ऑफ मगध। इम्पोर्टेंस मैंने आपको बताया कि इसकी इम्पोर्टेंस तब ज़्यादा पता चलती है कि जब यहाँ पर दो तीन डायनेस्टी रूल कर लेती हैं। उन डायनेस्टीज़ का बोलबाला जब पूरे भारत में और इधर उधर होने लगा तो ये चीज़ें सामने आने लगीं कि भाई ऐसा क्या है मगध के एम्पायर में। तो हम यहाँ पर इस पार्ट में बेसिकली डिस्कशन रखेंगे अपना कंसर्न किससे, कि इसका राइज कैसे होता है। तो देखिए, मगध एम्पायर की जो डायनेस्टी थी उनके फॉलोअप को लेते हुए सबसे पहले हरियंका डायनेस्टी, देन आपकी शिशुनंगा डायनेस्टी एंड देन आपकी नंदा डायनेस्टी, इनसे फॉलोअप कराएंगे। एंड इसके बाद आते हैं आपके मौर्याज। तो मौर्याज का पार्ट हम दूसरे सेशन में लेकर आएंगे, लेकिन इस पार्ट में हम कोशिश करेंगे कि मगध मगध एम्पायर किस तरीके से किन डायनेस्टी के थ्रू जाना माने लगा, किस तरीके से इसका बोलबाला होने लगा, क्या इसके जियोलॉजिकल फ़ायदे लोगों को मिले, यहाँ की डायनेस्टीज़ को मिले, वो सब हम अपने सेशन में जानेंगे। तो देखिए, हरियंका डायनेस्टी ये पिक्चर में आती है सबसे पहले, यानी कि ये पहली डायनेस्टी थी जिनका यहाँ से नाम जुड़ा, जिससे इस रीजन का उद्यान होना शुरू हुआ। तो हरियंका डायनेस्टी का जो बेसिकली नाम है, तो ये एक्चुअली में आपको महाभारत से मिलता है। यहीं पर इंफॉर्मेशन मिलती है किसकी, अर्ली पीरियड ऑफ मगध की। तो हरियंका डायनेस्टी का जो बारे में इंफॉर्मेशन बाहर निकल कर आती हैं, जो हिस्ट्री बुक्स में लिखा गया है, वो कहाँ से निकलती हैं, वो या तो किसी बड़े एपिक्स में उसके बारे में मिलता है, अलग अलग हिस्टोरियंस के द्वारा लिखी गई किताबों से मिलता है। तो देखिए, अर्ली जो इन्फॉर्मेशन मिली मगध की वो किससे मिलती है, एपिक महाभारत से। उसके बाद महाभारत में जो रूलर्स का डिस्कशन किया गया है वो आपके क्या है, जारसनान और उसके बाद बृहद्रथ, ये दो रूलर्स थे जिनका डिस्कशन महाभारत में होता है, और ये पता चलता है कि मगध का रूल किस तरीके से था। अब उसके बाद मैं बात करूं अर्ली पीरियड की, तो अर्ली पीरियड में मगध की जो कैपिटल हुआ करती थी वो हुआ करती थी गिरिवराज। तो याद रखेंगे, क्वेश्चन आपका इसी पॉइंट से बन जाएगा कि अर्ली टाइम्स में मगधन कैपिटल क्या हुआ करती थी, तो ये हो जाएगी आपकी गिरिवराज। इसके बाद आपके रूलर आते हैं हरियाणा का डायनेस्टी के अंदर सबसे पहले बिम्बिसारा, जिनका रूल रहता है 544 से 492 बीसी तक। ये चीज़ आपको इसलिए दिमाग में रखनी चाहिए कि क्योंकि आप जब भी तैयारी करते हैं, किसी भी चीज़ की पढ़ाई करते हैं, तो देखिए वो आपको एक टाइमलाइन क्रिएट करने में सहायता करता है। अब मैंने आपसे बताया, आपको दिमाग में तुरंत आएगा कि यार मैंने पढ़ा था राइज ऑफ मगध। राइज ऑफ मगध में मुझे पता था कि स्टार्टिंग में महाभारत से मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली जहाँ पर मगध के बारे में सुनने में मिला। उसके बाद पहली डायनेस्टी आपको दिमाग में आएगा कि हरियंका डायनेस्टी थी, और उसके पहले रूलर कौन थे, बिम्बिसारा। तो बिम्बिसारा को ही क्या माना जाता है, फाउंडर माना जाता है। इन्होंने ही इस्टेब्लिश किया किसको, हरियंका डायनेस्टी को। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन गया कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ हरियंका डायनेस्टी, तो ये हो गए आपके बिम्बिसारा। या फिर एक और क्वेश्चन बन जाएगा कि बिम्बिसारा कौन सी डायनेस्टी से एसोसिएटेड है, तो ये हो जाएगा आपका हरियंका डायनेस्टी। इसके बाद इनकी कैपिटल क्या थी, बिम्बिसारा ने अपनी कैपिटल रखा था राजगीर को, तो ये भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए, हर पॉइंट आपको एक क्वेश्चन देगा। कोशिश कीजिए कि सेशन को आप इस तरीके से ही समझे कि हर लाइन में आपको एक नया क्वेश्चन, और कोशिश कीजिए कि अपने हिसाब से कोई और क्वेश्चन किस तरीके का बन सकता है। तो जो फर्स्ट कैपिटल थी बिम्बिसारा के द्वारा, वो किसे बनाया गया था मगध में, राजगीर को। इसके बाद क्या होता है, राजगीर में बिम्बिसारा असाइन करते हैं थ्रोन पर, यानी कि थ्रोन पर जाकर बैठते हैं 544 बीसी में। ये राज्य संभालते हैं और रूल करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैन लिटरेचर है जिसमें इन्हें बोला गया है क्या, शौनिक। तो शौनिक बोला गया है किसको, बिम्बिसारा को, जैन लिटरेचर में। यही क्वेश्चन आपका अलग एग्जाम में बन जाएगा कि भाई जैन लिटरेचर ने किसको शौनिक कहा है, तो ये हो जाएगा आपका बिम्बिसारा।
या फिर ये पूछ लिया जाएगा कि बिंबिसारा को जैन लिटरेचर के सहायता से क्या बोला गया है या जैन लिटरेचर में क्या उन्हें पुकारा गया है, तो ये है आपका श्रोनेक। नेक्स्ट है बिंबिसारा की 3 वाइफ्स थी, बहुत बढ़िया। उसके बाद अब पहली की नाम है महाकोशाला, उसके बाद सेकंड है आपकी इनकी चेलेना, एंड देन थर्ड वन है इनकी खीमा। तो महाकोशाला क्या है, ये सिस्टर है कोसाल रूलर की, जो कि नाम क्या है उनका प्रसन्नजीत। एंड चेलेना क्या है, ये लिच्छवी प्रिंसेस है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन आपको बन जाएगा कि बिंबिसारा की 3 वाइफ्स पहले आपको पता चल गया, काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद महाकोशाला और उसके बाद आपकी चेलेना, इनके बारे में आपको पता करना है कि भाई महाकोशाला कहाँ के रूलर की सिस्टर थी, तो ये थी कोसाल रूलर की, और क्या नाम था उस रूलर का, प्रसन्नजीत। उसके बाद चेलेना की बात करें तो ये लिच्छवी प्रिंसेस थी, ये भी आपको क्वेश्चन में याद रखना है। बिंबिसारा के बाद में बात करूं तो बिंबिसारा डिफीटेड अंग, और अंग को डिफीट करने के बाद उस पर क्या करते हैं, वो एनेक्स करते हैं, विजय पाते हैं। बिंबिसारा के बारे में ये भी बोला जाता है कि बुद्धा के समकालीन थे। इसके साथ साथ ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा कि हु वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ बिंबिसारा, तो आप वहाँ पर महात्मा बुद्ध को भी आंसर कर सकते हैं। या फिर दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा कि बुद्धा के कंटेम्प्रेरी निम्नलिखित में से कौन थे, तो बिंबिसारा आपका उसमें से एक आंसर होगा। नेक्स्ट है बिंबिसारा ने सेंड किया था एक फिजिशियन जीवक टू ट्रीट चांद प्रद्योत ऑफ अवंती। तो देखिए बहुत ही सभ्य और बहुत ही अच्छे आदमी थे, दिख रहा है यहाँ से आपको। तो इन्होंने क्या किया था, अपने एक फिजिशियन भेजे थे, चंद के प्रद्योत आपके बीमार पड़ गए थे, अवंती के राजा थे, तो इन्हें यहाँ पर भेजा था। फिजिशियन का नाम भी याद रखेंगे कि इनका नाम क्या था, जीवक। उसके बाद बिंबिसारा को क्या किया, उनके पुत्र ने, उनके सपुत्र प्रिय ने उन्हें, अजातशत्रु नाम था उनका, उन्हें जेल में बंद कर दिया, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है 493 बीसी में। तो इनके बेटे ही, खुद के बेटे ही अजातशत्रु जिनके नाम थे, उन्होंने बिंबिसारा को जेल में डाल दिया और उन्होंने बोला यू जस्ट स्टे देयर, आई विल बी राइट बैक। उसके बाद 493 में क्या होता है, इनका डेथ हो जाता है, और इसके साथ ये आपकी हिस्ट्री आगे चलना स्टार्ट करती है। तो देन आते हैं आपके पिक्चर में अजातशत्रु, रूल करना स्टार्ट करते हैं 492 से, और उसके बाद 460 तक, 460 ओके 460, क्योंकि एक्चुअली बीसी है ना, तो इस तरीके से बैकवर्ड डायरेक्शन में फॉलो होता है। तो अजातशत्रु आपका 492 से 460 तक रूल करते हैं। तो अजातशत्रु मगध थ्रोन पर बैठते हैं कब, 492 बीसी में। अब अजातशत्रु का मेन प्रिंसिपल क्या था कि ये एक्सपेंड करेंगे अपने राज्य को, ये विस्तार करेंगे अपने राज्य का, और लोगों को बताएंगे कि सी आई एम द डूड, मैं बहुत बढ़िया आदमी हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सो ही स्टार्टेड एक्सपेंशन ऑफ हिज पॉलिसी, यानी कि अपनी पॉलिसी को उन्होंने अपनाया, जिसके अंदर क्या कहा गया था कि मैं एक्सपेंशन करूंगा, जितना फैलाया जा सकता है राज्य मैं उसे फैलाऊंगा। नाउ आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल ये क्या करते हैं, डिफीट करते हैं काशी एंड वज्जी कॉन्फेडरेसी को। तो देखिए काशी और वज्जी के बारे में ऐसा बोला जाता है कि कुछ लोग पसंद नहीं करते थे अजातशत्रु को, और कुछ इनके बीच में इश्यूज भी थे, काफ़ी इनके बीच में डिफरेंसेस क्रिएट हो गए थे। तो इनके बीच में क्या हुआ, इन्होंने से लड़ाई शुरू कर दी और काशी और वज्जी पर विजय प्राप्त कर देते हैं। कौन, अजातशत्रु। अजातशत्रु टुक द सर्विसेज ऑफ हिज मिनिस्टर वसाकर टू डिवाइड द वज्जी कॉन्फेडरेसी। तो देखिए अलग अलग पिक्चर हैं, अलग अलग सब्जेक्ट हैं, और अलग अलग हर चीज़ों की कहानियां हैं। तो वज्जी कॉन्फेडरेसी को हराने के लिए इन्होंने क्या किया था, अपनी जो सर्विसेज थी अपने मिनिस्टर के वसास्कार को, उसको डिवाइड कर दिया गया था ताकि वो इस कॉन्फेडरेसी को डिवाइड कर पाएँ, ठीक है। उसके साथ साथ अजातशत्रु गॉट अ लार्ज स्तूपा कंस्ट्रक्टेड इन राजगृह। तो स्तूपा आपको मैंने बुद्धिज्म वाले पार्ट में बताया था, जो कि एसोसिएट करता है किससे, बुद्धिज्म से। तो उन्होंने एक लार्ज स्तूप का निर्माण बंद करवाया, जो कि कहाँ पर करवाया, याद रखेंगे, राजगृह में। गौतम बुद्धा इन्हीं के राज्य के दौरान उनकी डेथ हो गई थी, एंड अरेंज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। मैंने वहाँ पर भी आपको बताया था कि अजातशत्रु ने पहली काउंसिल कराई थी, किसकी, गौतम बुद्ध की। अजातशत्रु क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं एक फोर्ट अराउंड राजगृह, जिससे वो प्रोटेक्ट कर सकें लिच्छवी अटैक्स को। अब अजातशत्रु को किल्ड कर दिया जाता है उनके बेटे के द्वारा, बहुत बढ़िया। और उनके बेटे का नाम क्या होता है, उदयन, जो कि 461 में अपने पिताजी को मार देते हैं। उदयन क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं उनको, वो जो कैपिटल थी पसंद नहीं आई, उसके बाद वो पाटलिपुत्र में अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर देते हैं, वहाँ पर अपना सारा जो भी कामकाज है वहाँ पर शिफ्ट करा देते हैं। अजातशत्रु को उसके बेटे ने मार दिया, उसके बाद ट्रांसफ़र हो गया कैपिटल। उदयन क्या थे, जैनिज्म के फॉलोवर थे। देखिए पिताजी किसके फॉलोवर थे, आपने देखा, बुद्धिज़्म के, लेकिन जो बेटे थे वो किसको फॉलो करते थे, जैनिज्म के, लेकिन आइडियोलॉजी सेम थी कि पिताजी को मारना है, ठीक है। तो उदयन ने भी अपने पिताजी को कर दिया, और उसके बाद जैनिज्म को उन्होंने अपना लिया।
द लास्ट हरियंका रूलर वॉज कौन थे, ये आपको यहाँ से पता चलेगा, नाग दशक। तो देखिए हरियंका डायनेस्टी के बारे में जो 2-3 मेन रूलर थे उनके बारे में मैंने बताया, और इन दी एंड आपसे लास्ट रूलर के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको वो भी दे दिया कि हरियंका डायनेस्टी के लास्ट जो रूलर थे वो कौन थे, नाग दशक। अब हरियंका डायनेस्टी के बाद पिक्चर में आती है शिशुनंगा डायनेस्टी, जो कि 412 से लेके 344 बीसी तक राज्य करती है। तो देखिए नाग दशक जो कि अभी हमने देखा था हरियंका डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे, उन्हें मार दिया जाता है उनके मिनिस्टर शिशुनंगा के द्वारा। बहुत बढ़िया, वहाँ पर पिताजी और बेटे जी के बीच में चल रहा था, लेकिन फाइनली कुछ नया होता है और नाग दशक जो कि रूलर थे, लास्ट रूलर थे हरियंका डायनेस्टी के, उनको इस बार उनके मिनिस्टर ही मतलब कर देते हैं। ठीक है, तो शिशुनंगा इनका नाम था, शिशुनागा इनका नाम था। शिशुनागा पिक्चर में आते हैं। तो शिशुनागा ने एस्टेब्लिश किया शिशुनागा डायनेस्टी को 412 बीसी में। अब देखिए शिशुनागा क्या करते हैं, एनेक्स करते हैं अवंती को टू मगध, यानी कि इन्होंने क्या किया, अवंती को मिला लिया मगध में, सॉरी थोड़ा लड़खड़ा जाते हैं कभी कभी एक्साइटेड होके। तो शिशुनागा ने क्या किया, अवंती को मिला लिया किसमें, मगध में। अब देखिए शिशुनागा क्या करते हैं, अपनी कैपिटल अलग जगह ले जाते हैं जो कि क्या होती है, वैशाली। तो देखिए हर किसी का अपने मूड के हिसाब से होता था, जो राजा बनेगा वो उनको जहाँ पर रहना पसंद होता था। कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, हो सकता है कि उनके चाहने वाले कहीं और रहते हों, या उनको कहीं और का एनवायरनमेंट पसंद आता हो। किसी को हो सकता है बीचेस पसंद हो, किसी को हो सकता है जंगल पसंद हो। सो अपनी सहूलियत के हिसाब से वो लोग क्या कर रहे थे, अपनी कैपिटल को ट्रांसफ़र कर रहे थे। तो जब शिशुनागा का पिक्चर में आते हैं तो ये अपनी कैपिटल को कहाँ पर ले जाते हैं, वैशाली में। अब देखिए इसके बाद आते हैं कालशुका। कालशुका थ्रोन पर बैठते हैं, सिंहासन का राज संभालते हैं 344 बीसी में। अब कालशुका का फिर से मूड स्विंग होता है, वो अपनी जो कैपिटल थी उसको फिर वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। उनको तो पाटलिपुत्री पसंद आया था जो वैशाली से पहले वाली कैपिटल थी। तो कालशुका वापस अपनी कैपिटल को कहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते हैं, पाटलिपुत्र में। तो याद रखेंगे, आपको याद करने में भी आसानी रहेगी कि किस किस तरीके से ये सब चल रहा था। उसके बाद ड्यूरिंग द राइन ऑफ कालशुका सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है। तो बुद्धिज़्म से मैंने आप में डिस्कशन में बताया था कि सेकंड जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो किसने कराई थी, कालशुका ने कराई थी। अब कहाँ पर ऑर्गेनाइज कराई गई थी, ये वैशाली में कराई थी। देखिए कैपिटल एक पाटलिपुत्र में कर लिए हैं, लेकिन वैशाली में इन्होंने काउंसिल कराया, मतलब समझ सकते हैं आप। अब उसके बाद नंदवीरदंदन आते हैं, लास्ट रूलर होते हैं ये शिशुनागा डायनेस्टी के, सॉरी टू से। तो नंदवीरदन ये आपके लास्ट रूलर होते हैं शिशुनागा डायनेस्टी के। अब आते हैं हम नंदा डायनेस्टी पे, जो कि 344 से 323 बीसी तक चलेगी। अब इसमें क्या होता है, नंदा डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया गया किसके द्वारा, महापद्मा नंदा के द्वारा। तो फाउंडर हमेशा पूछे जाते हैं, आपने भी देखा होगा अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे एसएससी के या रेलवेज के, तो अलग अलग जगह पर ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि इसको किसने फाउंड किया, इसके कौन फाउंडर थे, इसको एस्टेब्लिश किसने किया। तो नंदा डायनेस्टी को इसने फाउंड किया महापद्मा नंदा ने। अब देखिए पुराण के हिसाब से क्या होता है, पता चलता है कि ये क्षत्रिय नहीं थे, क्योंकि यूजुअली ये देखा जाता था कि पुराने टाइम पर जो रूलर वगैरह हुआ करते थे वो क्षत्रिय होते थे। लेकिन पुराण ये बताते हैं कि मिस्टर नंदा वॉज नॉट क्षत्रिय। ओके, डोंट नो व्हाट ही वॉज, बट ही वॉज नॉट क्षत्रिय। सो देन महापद्मा नंदा को किस नाम से जाना जाता है, इन्हें इकारत एंड सर्वक्ष, क्या लिखा है, सर्वक्ष हत्रंता, ठीक है, मतलब सर्व हक्षंत्रंता, मतलब सारे जो दुश्मन थे ना उनको हंत्र कर देते, मार देते थे। ठीक है, तो ये थे महापद्मानंदा, इन्हें इन नामों से भी बुलाया जाता है। नेक्स्ट है महापद्मानंदा क्या करते हैं, कलिंगा को कॉन्कर करते हैं। इन्हें बहुत पसंद था कलिंगा। कलिंगा अभी का आपको पता है उसकी लोकेशन उड़ीसा के आसपास है। तो महापद्मानंदा उड़ीसा साइड में, वहाँ बीचेस भी अच्छे खासे हैं। सो ही वांटेड टू बी देयर। आई डोंट नो, मतलब उन्हें अच्छा लगता होगा बीचेस साइड में, इट वॉज अ वेरी खुला मौसम। सो महापद्मानंदा कलिंगा को क्या करते हैं, कॉन्कर कर देते हैं। और लास्ट जो नंदा रूलर होते हैं वो आते हैं आपके धनानंदा। तो धनानंदा को हम कंटिन्यू करेंगे, अपना जो मौर्यन एम्पायर आएगा वहाँ पर। इनकी बहुत मस्त स्टोरी है धनानंदा की। ही वॉज अ वेरी जॉयस पर्सन, बहुत इन्जॉय करना पसंद करते थे। सो द लास्ट नंदा रूलर वॉज धनानंदा। तो धनानंदा क्या थे, अलेक्जेंडर यानी सिकंदर द ग्रेट, इनके क्या थे, कंटेम्प्रेरी थे, यानी कि समकालीन थे। अब अलेक्जेंडर का मूड क्या हुआ, उन्होंने बहुत ज़्यादा सुना था इंडिया के बारे में, तो वो अटैक करते हैं इंडिया को। और इन दी राइन ऑफ धनानंदा, जो कि लास्ट रूलर थे नंदा रूलम, इनके टाइम पर ये अटैक करते हैं इंडिया में। तो नंदा क्या होते हैं, वो वॉज फैबुलसली रिच एंड इनॉर्मसली पावरफुल, बहुत ज़्यादा धन और बहुत ज़्यादा एंजॉयबल पर्सन थे, बहुत मज़े लेते थे।
तो नंदा डायनेस्टी क्या करती है, वॉज डिस्ट्रॉयड बाय चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मैं मौर्य डायनेस्टी में आपके साथ डिटेल में भी डिस्कस करूंगा। चाणक्य, एवरीबडी नोज अबाउट हिम, ही वॉज अ वेरी माइंडेड पर्सन। चंद्रगुप्त के साथ एक साजिश करते हैं और नंदा का अपनी, नंदा एक्चुअली जो होते हैं ये धनानंदा के बेटे, आई मीन ये जो नंदा होते हैं लास्ट वाले, ये क्या करते हैं, इनको धनानंदा इनको बेइज्जत कर देते हैं चाणक्य को। इनका फिर मूड वूड खराब हो जाता है, ये बोलते हैं कि भाई मैं तुझे खत्म करके मारूंगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ ये क्या करता है, और चंद्रगुप्त का कुछ गर्लफ्रेंड का इश्यू था, तो यहाँ पर ये साठगांठ करते हैं। उसके बाद ये नंदा डायनेस्टी को ख़त्म करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो नंदा हैज़ बीन टर्म्ड एज दी फर्स्ट एम्पायर बिल्डर्स ऑफ इंडिया, लेकिन एक्चुअली में इन्हें फर्स्ट एम्पायर बिल्डर्स भी बोला जाता है। तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। देखिए हमें याद रखना है, ठीक है, सेशन में हमें कोशिश करने की हमें याद रहना है, क्योंकि हमारा काम है याद करने का, और हमें एग्जाम में बैठना है। तो एवरी लाइन एवरीथिंग शुड बी रिमेंबर्ड। तो कोशिश करें, चाहे आप अपने एंजॉय करते हुए करें, अपने हिसाब से करें, सो इट विल बी वेरी गुड कि आप इन्हें याद रखने की कोशिश करें। अब देखिए कुछ फैक्टर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअली में जो मगध का राइज हुआ वो किस वजह से हुआ, ऐसे कौन से फैक्टर्स थे। तो देखिए मगध का सबसे बड़ा जो एडवांटेज रहा है वो उसकी जियोग्राफिकल पोजीशन रहा है। जो जियोग्राफिकल पोजीशन है वहाँ पर डिपॉजिट्स बहुत सारे हैं, तो उन आयरन डिपॉजिट्स की वजह से देखिए उनको भाला तलवार ये सब बनाने में बहुत आसानी होती थी। तो काफ़ी अच्छी इनकी मेटलर्जिकल साइंस भी थी। तो आयरन डिपॉजिट्स की वजह से काफ़ी फ़ायदा हुआ मगध एम्पायर्स के राइज के लिए। अब देखिए राजगीर और पाटलिपुत्र क्या है, वो सिचुएटेड हैं वेरी स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर। इनकी पोजीशन आप देख लें कि इनके आसपास आपको नदियाँ भी मिल जाएंगी, और उसके साथ साथ इनको ये जो आयरन डिपॉजिट्स थे उनके भी इश्यूज काफ़ी थे। वहाँ पर थोड़ा सा इंक्लिनेशन थे, पहाड़ वहाड़ भी थे, तो वहाँ पर उसका भी फ़ायदा नहीं मिलता था। तो ये पॉइंट्स ही ऐसे थे कि अगर कोई यहाँ पर कोशिश भी करता था अटैक वगैरह करने की तो उतना कर नहीं पाता था। अब पाटलिपुत्र क्या है, सराउंडेड बाई है रिवर्स फ्रॉम ऑल साइड्स, और उसको क्या बोला जाता है, एज जल दुर्गा। जल दुर्गा के नाम से भी बोला जाता है, या फिर वाटर फोर्ट भी पाटलिपुत्र को बोला जाता था। मगध ले एट द सेंटर ऑफ द मिडल गैंगटिक प्लेन। तो देखिए गैंगटिक प्लेन के बीचों बीच था, तो ऑब्वियसली खेती बाड़ी में भी काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता था। खेती बाड़ी भी सबसे अच्छी होती थी, जनता एकदम खुश रहती थी। उसके साथ साथ सारी चीज़ों में देवर परफेक्ट, एवरीथिंग, यानी कि हर चीज़ में देवर अव्वल। मगध फॉर द फर्स्ट टाइम यूज्ड एलिफेंट ऑन द लार्ज स्केल इन वॉर्स। तो देखिए सबसे पहली चीज़ इन्होंने एलिफेंट को क्या किया, यूज़ करना शुरू किया। और ऑब्वियसली अगर एलिफेंट्स वॉर्स में आएंगे, तो आपने मूवीज़ देखी होंगी, खतरनाक हो जाता है फिर। तो फिर एलिफेंट्स अगर आ जाते हैं तो मतलब तो ग्रीक सोर्स हैव मेंशन करते हैं कि दैट द नंदाज मेंटेन्ड 6000 एलिफेंट, 6000 एलिफेंट थे नंदाज के पास। मगधा सोसाइटी क्या थी, एकदम अनऑर्थोडॉक्स थी एंड वॉज रिसेंटली आर्यनाइज्ड। पहले वो एकदम अनऑर्थोडॉक्स तरीके से रहते थे, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे करके आर्यनियंस के तरीके से यानी आर्यनाइज्ड हो गए थे। एम्बिशियस रूलर्स जैसे कि बिंबिसारा, उसके बाद अजातशत्रु, महापद्मनंदा, इन्होंने वाकई मगधा पे काफ़ी अच्छा काम किया था और उसे पावरफुल किंगडम बनाने में काफ़ी योगदान भी दिया था। सो देखिए ये जो राइज ऑफ मगध हमने यहाँ पर डिस्कस किया, यहाँ पर मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि देखिए फर्स्ट चीज़ को डायनेस्टी कौन कौन सी थी। डायनेस्टीज़ के साथ साथ आपने ये भी जाना कि चीज़ें रिलेटेड कैसे थी, कैसे वहाँ पर उसकी वैल्यूज़ बढ़ने लगी, क्यों उसका इतना नाम होने लगा। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, फॉरेन इन्वेजन्स आपके शुरू हो जाते हैं। फॉरेन इन्वेजन, जैसे मैं यहाँ से भारत का नक्शा ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, मेरी आर्ट उतनी अच्छी नहीं है, तो ये जो आपका नॉर्थ वेस्टर्न रीजन था यहाँ पर काफ़ी सारे इन्वेजन होने लगे। जैसे कि धीरे धीरे करके जब ये डायनेस्टीज़ वगैरह बढ़ने लगी तो छोटे छोटे राज्य में सारी चीज़ें बढ़ गई। जैसे कम्बोज अलग हो गए, गांधार्स आपके अलग हो गए। तो ये जो पीरियड था 6th सेंचुरी BC का, इसमें क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट साइड में अटैक होने शुरू हो जाते हैं। अब जैसे ही 1516 BC आता है, ईरानियन यूनियन डैरियस आपका यहाँ से डैरियस यहाँ से लिख देता हूँ मैं, डैरियस यहाँ पर आक्रमण करना शुरू कर देता है। सबसे पहले वो पंजाब पे अटैक करता है, उसके बाद बाकी एरियाज़ पर भी वो काफ़ी ज़्यादा अपनी लूटपाट का हिसाब किताब बनाता है। तो ये जो भी था ऐसे चल रहा था, बट यहाँ पर कुल मिला के मगध का क्या होता है, राइज होता है। नेक्स्ट पार्ट में मैं कोशिश करूँगा आपको मौर्यन एम्पायर का कंप्लीट डिस्कशन लेकर आऊँ। तो आई होप आपको ये सेशन मज़ेदार और पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को अनअकैडमी SSC के फॉलो करें, सो दैट के रेगुलर वीडियोज़ के लिंक एंड पोस्ट आपको मिलती रहें। अपना ख्याल रखिए, हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।